रिकॉर्डिंग का मैसेज कर स्क्रीन। यस मैम। ठीक है। तो हम लोग डिप्रिशिएशन कर रहे थे, उसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड नया पढ़ा था, और उसमें मशीन आवर और एक ऐसा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था प्रोडक्शन यूनिट, वो दोनों किया था। ठीक है। और मैंने 2 होमवर्क दिया था कि हम लोग चाहे तो ये चेक करके देख सकते हैं। तो अभी हम लोग वही वाला करेंगे जो होमवर्क दिया था, उसके बाद नया कुछ करेंगे। तो इलास्ट्रेशन 5 तक हुआ था, पहले इलास्ट्रेशन 6 कर लेते हैं। इलास्ट्रेशन 6 में क्या बोला है? इसमें बोला है मेसर्स सूर्या एंड कंपनी took lease of Equerry on 1/1/2017 for 1 crore. As per technical estimate, the total quantity of mineral deposit 2 lakh ton. तो लीज लिया गया, लीज पे लिया गया है। ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका बात हो रहा है। ठीक है, क्वेरी लीज है। तो 2 लाख टन जो है मिनरल्स डिपॉजिट है। ठीक है। तो डिप्रिशिएशन वाज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लेशन मेथड। अब ये डिप्लेशन मेथड क्या है? बेसिकली डिप्रिशिएशन, ये डिप्लेशन हम लोग तब बोलते हैं अगर हम लोग कोई नेचुरल रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं, तो फिर उसे हम लोग क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट करने से क्या होता है? जैसे हम लोग एसिड का यूज करने से एसिड का वैल्यू कम हो जाता है, वैसे नेचुरल रिसोर्सेस को अगर हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, तेल हो गया, जो भी है। ठीक है, टिम्बर हो गया, तो इससे हम लोग का क्या होता है? वो नेचुरल रिसोर्सेस कम होता जाता है, तो वो भी डिप्रिशिएशन, उस पे भी हम लोग फिर चार्ज कर सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन। तो ये एक बार लिखा देते हैं कि डिप्लेशन वाला हम लोग, डिप्लेशन जो है ये बात हम लोग कब यूज कर सकते हैं? गुड आफ्टरनून जी। तो वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेस लाइक ऑयल, गैस, कोल, मिनरल्स, टिम्बर, एक्सेट्रा। ठीक है। तो तब मेथड का नाम डिप्लेशन होता है, बाकी कंसेप्ट वही है जो डिप्रिशिएशन का होता है। कि जैसे ये मान लो एक कोयला का खदान है। ठीक है। यहाँ कोयला जो है मिट्टी के नीचे मिलता है ना, तो कोयला का खदान है। तो यहाँ से जब कोयला निकाल लिया जाएगा तो उसका कोयला का क्वांटिटी वहां से कम होते जाता है। ठीक है। तो जैसे माइंस वगैरह होता है ना, कोल माइंस बोलते हैं। तो ये जैसे मान लो कोल माइंस है, तो कोल माइंस से हमें कोल मिलेगा, तो जैसे कोल निकालेंगे यानी कोयला निकालेंगे, तो माइंस में जो कोयला है उसका क्वांटिटी कम होते जाता है। तो हम लोग बोलेंगे इसको एक एसिड की तरह, कोल माइन हम लोग का क्या हो जाएगा? एक फिक्स्ड एसिड। ठीक है। क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट का सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है। ठीक है। तो क्यों फिक्स्ड एसेट का क्राइटेरिया क्या था? कि ये इजी टू कन्वर्ट इनटू कैश नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि आज ही कोल माइन बेचना चाहे तो बेच देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये फ्यूचर में हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देता है इससे, तो कोयला बेच के हमें इनकम होगा। और जो है कि ये मोर देन 12 मंथ्स के लिए, ये तो ये कोल माइंस वगैरह मोर देन 12 मंथ्स के लिए हमारे पास रहेगा। ठीक है। एक एक ही साथ में सारा एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, वो प्रोसेस के साथ होता है। तो जो भी हो, जब हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज निकालते हैं, ठीक है, तो फिर जहां वो नेचुरल रिसोर्सेस है उस जगह पे, जो नेचुरल रिसोर्सेस जहां है, तो वो हम लोग एसिड की तरह मानेंगे। जैसे कि कोल माइंस को एसिड मानेंगे, वहां से कोल निकालेंगे तो कोल का वैल्यू कम होगा, तो उस जगह पे जो कोयले की वजह से उसका जो वैल्यूएशन था वो कम हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग इसे डिप्लेशन बोलते हैं। बाकी मेथड्स वगैरह सेम है जैसे डिप्रिशिएशन का होता है, बट ये नाम जो है हमें यहाँ पर जैसे बोल रखा है ना कि यूज डिप्लेशन मेथड, तो फिर ये क्या कोई दूसरा चीज है? नहीं नहीं, कोई दूसरा चीज नहीं है। हमें
बस नेचुरल रिसोर्सेज पे बात किया गया है इस वजह से। तो हमें बोला है एक्सट्रैक्ट पैटर्न, क्योंकि जो यहाँ पर मिनरल डिपॉजिट है वो कैसे निकाला जाएगा, तो 2017 में 2000 टन निकाला जाएगा, 18 में 10,000 टन, 19 में 15,000 टन। मतलब लगातार 3 साल कैसे निकाला जाएगा, पहले 2,000 टन करके, फिर 10,000, फिर 15,000। हमें बोला है क्वेरी लीज अकाउंट दिखाने के लिए। तो लीज क्वेरी जो है ये हमारा फिक्स्ड एसेट हो जाएगा, तो क्वेरी लीज अकाउंट दिखाना है और डिप्रिशिएशन अकाउंट दिखाना है 17 से 19 तक का। तो इलस्ट्रेशन फिक्स, क्वेरी लीज अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि लीज कब लिया गया था, तो उस दिन ये एसेट लिया गया, ठीक है। तो ये 1 करोड़ का एसेट लिया गया है। तो 1117 में टू बैंक 1 करोड़, इतने का एसेट लिया गया है। अब जैसे ही ईयर एंड होगा वैसे ही डिप्रिशिएशन लगेगा। ईयर एंड कैसे लेंगे, क्योंकि हमें 17 से 19 ऐसे बोल रखा है जो ईयर का डेटा है, तो इसका मतलब ईयर एंड दिसंबर को होता होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें मार्च टू अप्रैल अगर होता तो देन 17 टू 18, 18 टू 19 ऐसे बताता ना। तो वैसे भी यहाँ पर ईयर देखने से पता चल रहा है कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले डिप्रिशिएशन लगेगा 31 दिसंबर 2017 में, तो बाई डिप्रिशिएशन। अब कैसे हम लोग डिप्रिशिएशन कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ एक डिप्रिशिएशन अकाउंट भी होगा, यहाँ 2 साल का दिखाना पड़ेगा, तो ज्यादा बड़ा तो हमें चाहिए नहीं, इतने में हो जाएगा। और हम लोग को डिप्रिशिएशन अकाउंट भी बोला है तो वो भी बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर, तो डिप्रिशिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, कितने, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में किए थे ना ये वाला क्वेश्चन की यूनिट, तो यहाँ पर हमें कैसे बोला था, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर कितना एक्सट्रैक्ट हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोई मेथड नहीं बोला है, हमें सिर्फ बता दिया है कि पैटर्न ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है। तो हमें खुद समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या मेथड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लगाएंगे कि पहले चेक करेंगे कि टोटल डिप्रिशिएशन कितना हो रहा है। टोटल डिप्रिशिएशन, तो टोटल डिप्रिशिएशन के लिए हमें चाहिए कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में ना हमारे पास कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो फिर इसका मतलब कॉस्ट ही रह जाएगा। डिप्रिशिएशन फॉर 2017 हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका मतलब पूरा डिप्रिशिएशन इतना ही रहेगा, ठीक है। जब स्क्रैप कुछ नहीं है मतलब ये पूरा ही डिप्रिशिएट हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन ये, ठीक है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे हमें खुद समझना पड़ेगा। तो ये पूरे 17 से लेके 19 में हम लोग इस जो है यहाँ जो क्वेरी है वहां से हम लोग सारा जो है मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो टोटल एक्सट्रैक्शन कितना हो जाएगा, 15 और 10, 25, 25 और 2 हो जाएगा हम लोग का 27 टन। अच्छा, टोटल कितना डिपॉजिट है वो बोला है हमें, हम लोग तो सिर्फ इतना एक्सट्रैक्ट करें। टोटल डिपॉजिट बता रखा है 2 लाख टन है, ठीक है। तो यहाँ पर इनटू डिवाइडेड बाय 2 लाख टन, मतलब समझाते हैं कि इतने रुपए का लिया गया जो लीज पे जो एसेट हम लोगों ने लिया है, ठीक है, जहां पर मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होता है वो फुल्ली डिप्रिशिएट हो जाएगा। मतलब हमें तो स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं यानी जीरो मिला ना, तो ये पूरा पैसा जो है हमारा डिप्रिशिएट हो जाएगा जब हम लोग 2 लाख टन जो है एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 2 लाख टन के लिए इतने रुपए का हमारा डिप्रिशिएशन लगेगा। तो पर टन के लिए कितना लगेगा, अगर हम लोग ये डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा पर टन के लिए हमारा डिप्रिशिएशन कितना लगेगा। तो पर टन पे 50 रुपए का डिप्रिशिएशन होगा, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में कितना टन हम लोग जो है निकाल रहे हैं, तो वो है 2000 टन। तो फिर 2000 टन के लिए कितना हो जाएगा,
तो 2000 इंटू 50, तो 2000 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 1 लाख। ठीक है, ऐसे करके करना पड़ेगा। फिर डिप्रिशिएशन फॉर 2018, उसमें भी सेम करेंगे। तो हमारा फुल डिप्रिशिएट हो जा रहा है एसेट, हमें कुछ भी रिकवर नहीं होगा। 1 करोड़ का एसेट पूरा ही डिप्रिशिएट हो जाएगा जब 2 लाख टन एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2 लाख टन निकलने का मतलब है कि इतने रुपए का डिप्रिशिएशन हो जाना। और हम लोग इस साल जो है 18 में 10,000 टन का एक्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो 10,000 टन अगर निकाल लेंगे तो फिर 50 पर टन के अकॉर्डिंग ये वाला हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख का डिप्रिशिएशन। उसके बाद डिप्रिशिएशन फॉर 2019 निकालेंगे। $15,000। तो 50 इंटू 15, तो 15 इंटू 5 75 होता है, तो 7,50,000। अब ये डिप्रिशिएशन यहाँ पर लिख देते हैं। पहला डिप्रिशिएशन हो रहा है 1 लाख का। जी, तो यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग भी कर देंगे। 31 दिसंबर 17 टू क्वेरी लीज 1 लाख। अच्छा, अब क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बाई बैलेंस CD, 1 करोड़ के एसेट का वैल्यू पहले साल कम हुआ है 1 लाख, तो कितना बच रहा है? 99 लाख। और इसको भी क्लोज करेंगे तो डिप्रिशिएशन कहाँ क्लोज होगा? PL में। तो फिर यहाँ पर ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1118 टू बैलेंस BD। 99 लाख का एसेट बचा है। 31 दिसंबर 18 में डिप्रिशिएशन लगेगा 7,50,000। नहीं, अच्छा 5 लाख, उसके बाद 7 लाख। तो एसेट कितने का बचेगा? 99 लाख माइनस 5 लाख, मतलब 94 लाख का एसेट बचा हुआ है। डिप्रिशिएशन में इसका क्रॉस पोस्ट 5 लाख बाई PL। फिर यहाँ पर ब्रॉट डाउन 1119 टू बैलेंस BD 94 लाख बाई डिप्रिशिएशन 7.5 लाख बाई बैलेंस CD 94 लाख माइनस 7.5 लाख। 94 लाख $86,50,000। टू
31 December 92 query list. तो ठीक है, क्वेश्चन में वैसा कुछ है नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ है टफ, बस इतना सीखना था कि किस तरीके से अगर हमें कुछ क्वांटिटी के ऊपर देता है तो हम लोग किस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसका कुछ उस तरीके से पर्टिकुलर मेथड नहीं होता है। तो लास्ट दिन हम लोगों ने 2 क्वेश्चन ऐसा ही किया था, एक था प्रोडक्शन यूनिट मेथड, एक मशीन आवर मेथड। वहां भी हम लोगों ने वैसे ही निकाला था, पहले टोटल डेप्रिसिएशन निकाला था क्योंकि दोनों क्वेश्चन में हमारे पास स्क्रैप अवेलेबल था। फिर हम लोगों ने यहाँ जैसे डेप्रिसिएशन पर आवर निकाला, फिर डेप्रिसिएशन पर यूनिट निकाला। हम लोग यहाँ पर भी निकाल सकते हैं कि डेप्रिसिएशन हम लोग का पर टन कितना होगा। तो अगर पूरा इतना डेप्रिसिएशन है फॉर 2 लाख टन, जब निकल आएगा पूरा 2 लाख टन एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 50 पर टन करके हमारा डेप्रिसिएशन है। तो 50 पर टन इंटू 2000, 50 पर टन इंटू 10,000, 50 पर टन इंटू 15,000। तो इसका कोई मेथड हमें नहीं बोला गया, बट ऐसे क्वेश्चन रहे तो हमें इस तरीके के मेथड से करना पड़ेगा। बाकी पोस्टिंग करना तो नॉर्मल है, जैसा जैसा डिप्रिसिएशन लगेगा हम लोग उस तरीके से पोस्ट करेंगे। तो बस इसमें जो मेन पॉइंट ये था कि कैसे करके कैलकुलेट करना है, और ये डिप्लेशन जो टर्म है इसको समझना है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे इलास्ट्रेशन 7। ये भी मैंने दिया था होमवर्क करने के लिए। इलास्ट्रेशन 7, तो इसमें क्या बोला है देखते हैं। इसमें बोला है ए फर्म परचेज 5,82,000 and spent 18,000 on its erection. On July 1, 2018, another machine for 2 lakh was acquired. On 1st July, the machine purchased on 1st Jan, having become obsolete, was auctioned for 3,86,000, and on the same date, fresh machine was purchased at a cost of 4 lakh. Depreciation was provided for annually on 31st December on the rate of 10% per annum on written down value method. तो WDV मेथड से करना है, हम लोग को मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो जैसे हम ड्रॉ करके करते हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टाइमलाइन बना लेंगे। तो बोला है कि 1st Jan 18 में हम लोगों ने मशीन परचेस किया है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं 1st Jan 18 और यहाँ पर परचेस लिख लेंगे 5,82,000। अब ये तो परचेस कॉस्ट है, और हम लोगों ने इरेक्शन के लिए 18,000 किया है, तो ये भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम लोग पुट टू यूज नहीं करते तब तक एसेट पे लगने वाला सारा खर्चा एसेट के कॉस्ट में ही ऐड होना चाहिए। तो 18,000 इरेक्शन, तो मशीन का एक्चुअली प्राइस बन जाता है 6 लाख। फिर बोला है कि July 1, 18 को, अच्छा July 1, 18 को दूसरा मशीन परचेस हुआ है 2 लाख रुपए का, तो यहाँ पर जुलाई कर देते हैं 1/7/18। फिर से परचेस हुआ है नया मशीन 2 लाख का। ऑन 1st July 19, और फिर उसके बाद 1st July 19, यहाँ पर बोला है 1st July 19 मशीन परचेस्ड ऑन 1st Jan 18। जो मशीन 1st Jan 18 को परचेज हुआ था, मतलब ये वाले मशीन का बात हो रहा है, ये वाला मशीन का यहाँ पर कुछ हुआ है, बोल रहा है कि हैविंग बिकम ऑब्सोलेट, बेकार हो गया था, और ऑक्शन हुआ फॉर 3,86,000, मतलब इसे बेच दिया गया है 3,86,000 में। ऑक्शन में इसे 3,86,000 में बेच दिया गया है ये वाला मशीन, जहां से मैंने एरो लगाया। फिर बोला है कि ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीन वाज परचेज एट ए कॉस्ट ऑफ 4 लाख, और उस दिन एक नया मशीन भी परचेज हुआ है 4 लाख का, तो इस डेट पे एक परचेज भी हुआ है 4 लाख। बस और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। डिप्रिशिएशन 31 दिसंबर को लगता है 10% WDV मेथड से, तो डिप्रिशिएशन जो लगने वाला है वो है 10% पर एनम WDV से लगेगा। और कब लगेगा? 31 दिसंबर। तो 18 कब खत्म होगा? 18 खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये डेट लगा लेते हैं 31 दिसंबर 18। उसके बाद कितने साल का हमें दिखाने के लिए बोला है?
अच्छा कुछ बोला नहीं है, तो इसका मतलब जहां से हमें स्टार्ट है वहां से लेके पूरा एंड तक दिखाना पड़ेगा। तो 18 19 2 साल का ही हमारे पास डेटा है, तो हम लोग 2 साल का दिखाएंगे। फिर इसके बाद ये 19 में खत्म हो जाए, 31 दिसंबर 19, ठीक है। अब हम लोग पहले बना लेंगे अपना वर्किंग नोट, उसके बाद जो है इसका पोस्टिंग करेंगे। तो वर्किंग नोट मुझे पीछे करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो कैसे करके बनाएंगे, ये ड्रॉ देख के एक्चुअली हम बनाते, बाकी ड्रॉ मेरा पीछे रह गया। 1118 को परचेस किया गया है 6 लाख का, तो हम यहाँ पर 6 लाख ही लिखेंगे, लेकिन जब हम लोग वहां पर पोस्ट करेंगे तो दोनों का अलग अलग पोस्ट करना पड़ेगा। तो 1118 में परचेज किया गया है 6 लाख का मशीन, तो ये लिख दिया हम लोगों ने सबसे पहले। अच्छा, अब हम लोग ये टाइमलाइन देखते हुए चलेंगे। तो परचेज करने के बाद हम लोग ऐसे मशीन का यूज कर रहे थे, फिर यहाँ पर 1 जुलाई, उसी साल 1 जुलाई को हम लोगों ने दूसरा एक मशीन परचेज कर लिया, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे, वर्किंग नोट 2, यहाँ पर फिर से 1 जुलाई 18 में परचेज हुआ है 2 लाख का मशीन, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पर लिखना। उसके बाद यहाँ पर फिर से ड्रॉ के हिसाब से चलते हैं। फिर यहाँ पर आ रहा है 31 दिसंबर, और इस दिन हम लोगों को डिप्रिशिएशन लगाना है। हमारे पास 2 मशीन है, दोनों पे डिप्रिशिएशन लगाना है। डिप्रिशिएशन कैसे लगता है, जितने समय तक मशीन हमारे साथ रहेगा। तो हम लोग हर साल के एंड में लगाते हैं, तो हर साल के एंड में देखेंगे कि ये दोनों मशीन हमारे साथ कितने समय तक रहा। तो ये जो पहला वाला मशीन है वो तो हमारे साथ 12 मंथ्स रहा। ये जो फर्स्ट वाला मशीन है इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, ये हमारे साथ 12 मंथ्स था, ठीक है, पूरा जैन से लेके दिसंबर तक। लेकिन ये वाला जो है, ये जो सेकंड वाला मशीन हम लोगों ने खरीदा, ये हम लोग के साथ 6 मंथ्स होगा, क्योंकि जुलाई 1 तारीख से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो एक मशीन पे 12 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगेगा, दूसरे पे 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 31 दिसंबर 18 डिप्रिशिएशन, ब्रैकेट में 12 मंथ्स, 6 लाख इंटू 10% इंटू 12/12, तो ये हो जाएगा 60,000। तो बचा हुआ वैल्यू होगा 5,40,000। यहाँ पर भी लगेगा 31 दिसंबर 18 डेप्रिशिएशन 6 मंथ्स, तो 2 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, तो ये 5% लगाने से भी जो आंसर आएगा 10% इंटू 6/12, तो हम 5% कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए क्योंकि पूरे साल भर का 10%, तो आधे साल का 5%, तो इससे जल्दी होता है कैलकुलेशन। बाकी कैलकुलेटर पे करने से तो आंसर आ ही जाएगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा 1 लाख, नहीं 10,000, 1 लाख कैसे, 10,000, 1 लाख मतलब तो 50% हो जाएगा, 10,000। तो बचा हुआ वैल्यू हो जाएगा 1,90,000। ये बचा हुआ वैल्यू 1119 का। तो फिर से हम लोग ड्रॉ में जाएंगे। फिर यहाँ पर फिर से ईयर स्टार्ट हुआ, 2 मशीन हमारे साथ है, मशीन 1 और मशीन 2। अब यहाँ पर 1 जुलाई को जो है एक मशीन बिक गया, यहाँ पर ये ग्रीन एरो के साथ दिख रहा है, और एक परचेज हुआ है। तो 1 जुलाई को एक मशीन हम लोग का बिक गया, कौन सा वाला, जो ये वाला मशीन, ठीक है। तो इस पे डिप्रिशिएशन लगाएंगे 1 जुलाई तक का। तो 1 जुलाई तक हो जाएगा, जैन से लेके जुलाई 1 तारीख तक। तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, तो जुलाई का 1 तारीख है, यानी 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगेगा। तो WDV मेथड बोला है, तो 5,40,000 बचे हुए वैल्यू पे लगाना चाहिए, इंटू 10% इंटू 6/1, तो ये हो जाएगा 5%, 5,40,000 का। तो 27,000 हो रहा है, माइनस 5,40,000, 5,13,000। तो ये सोल्ड आउट हो गया। कितने में सोल्ड आउट हुआ है वो हमें बताया, तो उससे हम लोग प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। 3,86,000 में
बिका है 3,86,000। सेल प्रोसीड्स 3,86,000। तो लॉस है, क्योंकि हम लोग के हिसाब से तो वैल्यू ज्यादा था, जबकि इनके हिसाब से इन्होंने 3,86,000 दिया है। तो लॉस हुआ है बेच के 1,27,000 का। तो 1,27,000 का लॉस हो गया। इसको यहाँ क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये मशीन हमारे साथ आगे नहीं जा रहा है। ठीक है। और इस डेट पे हम लोगों ने एक मशीन और खरीदा था, तो पहले हम वर्किंग नोट 3 बना के परचेज भी लिख लेते हैं। 1 जुलाई 19 में हम लोगों ने और एक मशीन परचेज किया, जो कि 4 लाख का था। तो ये रिकॉर्ड कर लिया। अब हम लोग फिर से टाइम लाइन पे जाते हैं। यहाँ पर ये मशीन परचेज का एंट्री कर दिया। अब जो है हम लोग आगे जा रहे हैं। यहाँ बीच का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सीधा 31 दिसंबर में जाके डिप्रिशिएशन लगेगा। अब हमारे पास जितने सारे मशीन है उतने पे डिप्रिशिएशन लगेगा, जितना सारा एसेट है। ठीक है। तो ये तो चला गया, ये है और ये वाला है, तो डिप्रिशिएशन लगेगा। लेस डिप्रिशिएशन 31 दिसंबर 19, पूरे 12 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगेगा। तो 1,90,000, 10% इंटू 12/12, तो ये हो जाएगा 19,000। तो वैल्यू बचेगा 1,71,000। और यहाँ पर डिप्रिशिएशन लगेगा 31 दिसंबर 19, डिप्रिशिएशन लगेगा @10%। ये 6 मंथ्स हो जाएगा, क्योंकि जुलाई 1 तारीख से लेकर दिसंबर तक 6 मंथ्स होता है। तो 4 लाख के ऊपर 10% 6 मंथ्स के लिए, मतलब 5% कैलकुलेट करेंगे तो भी हो जाएगा। तो 5% का मतलब 20,000। 3,80,000 बचा हुआ वैल्यू हो गया 3,80,000। अच्छा, अब हम लोग को बोला है मशीन अकाउंट सिर्फ बनाने के लिए, तो बना लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले परचेज हुआ है। ठीक है। तो 1/1/18 को परचेज हुआ है। तो यहाँ से देखने से ये परचेज हुआ है 5,82,000 का। इरेक्शन चार्जेस 18,000 का लगा है। दोनों को हमें अलग रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा टू बैंक परचेज 5,82,000 टू बैंक इरेक्शन चार्जेस 18,000। और इसके बाद फिर से एक मशीन खरीदा गया यहाँ पर 1,718 में, तो वो भी लिख लेते हैं। 1,718 में फिर से टू बैंक परचेज 2 लाख। और ईयर एंड में जाके डिप्रिशिएशन लगा दोनों मशीन पे। तो 31 दिसंबर 18 बाई डिप्रिशिएशन तो दोनों का हम लोग ऐड करके लिख सकते हैं। वर्किंग नोट 1 से 60,000 और वर्किंग नोट 2 से 10,000, मतलब 70,000। तो यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं, दोनों अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो हम एक साथ ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 60,000 प्लस 10,000। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2। ठीक है। तो ये हो गया 70,000 का डिप्रिशिएशन दिख रहा है यहाँ पर। और अब यहाँ पर बचा हुआ वैल्यू निकाल लेंगे बाई बैलेंस सीडी, वो भी दोनों का एक साथ निकाल सकते हैं।
तो बचा हुआ वैल्यू 5,40,000 और 1,90,000। 1,90,000 वर्किंग नोट 1 एंड वर्किंग नोट 2। तो 5,40,000 प्लस 1,90,000 7,30,000। क्योंकि मैंने बैलेंस को वहां से लिखा है तो ये दोनों साइड जो है टैली हो जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग बैलेंस निकालते, बट यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने लिख लिया था दोनों साइड टैली हो जाना चाहिए। तो ये 6 लाख हुआ था, 6 लाख और 2 लाख 8 लाख हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी 8 लाख हो रहा है, 70,000 और 30,000 1 लाख और 7 लाख 8 लाख। ब्रॉड डाउन करेंगे 1,190 टू बैलेंस BD 7,30,000। अच्छा, इस डेट पे फिर से यहाँ पर इस ईयर में हम लोगों ने एक मशीन परचेस किया और एक पुराने वाले मशीन को बेचा, तो 1,719 में परचेस किया। टू बैंक परचेस 4 लाख का। ये रहा ड्रॉ, 4 लाख का एसेट परचेस किया और जो ये 6 लाख वाला था वो बेचा, तो उसका भी एंट्री यहीं पर होगा 1,7 में। तो 1,7 में यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले तो 1,7 तक जो एसेट बिका उसका डिप्रिशिएशन हमें रिकॉर्ड करना है, जो मशीन हम लोग बेच रहे हैं। मशीन सोल्ड वर्किंग नोट नंबर 1 पे दिखेगा, जो मशीन बेच रहे हैं उसका डिप्रिशिएशन लग रहा है 27,000। कितना पैसा मिला बेच के, तो बाय बैंक सेल टू सी, तो ये तो क्वेश्चन में गिवन था। और 3,86,000। अच्छा, बेचने पे लॉस भी हुआ है, तो बाय PL लॉस ऑन सेल 1,27,000। ये वर्किंग नोट 1 से मिला है। अच्छा, अब हमारे पास दो मशीन पड़े हुए, एक पुराना वाला और एक जो है नया अभी खरीदा, तो उस पे डिप्रिशिएशन कब लगेगा, 31 दिसंबर 2019 को लगेगा। तो बाई डिप्रिशिएशन जो ओल्ड वाला मशीन है उस पे कितना लग रहा है, बाई डिप्रिशिएशन ओल्ड वाले मशीन पे लग रहा है हम लोग का 19,000। वर्किंग नोट नंबर 2 और बाई डिप्रिशिएशन न्यू वाला जो मशीन खरीदा उस पे लग रहा है, वर्किंग नोट 3 से मिल जाएगा 20,000। बाई बैलेंस CD, अब जो मशीन पड़े हुए हैं उसका बैलेंस लिखेंगे। 1,71,000 और 3,80,000। अब दोनों साइड मैच हो जाना चाहिए क्योंकि सभी चीज हम लोगों ने लिख दिया है। तो 7 + 4 11 होता है, तो 11,30,000 और ये हो जाएगा 27,000 प्लस 3,86,000 प्लस 1,27,000 प्लस 19,000 प्लस 20,000 प्लस 1,71,000 प्लस 3,80,000 11,30,000। ये दो होमवर्क दिया था, ये हम लोग का हो, फिर तो आगे क्या है।
यहाँ पर हमें प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करके और बिना मेंटेन किए कैसे क्वेश्चन हो सकता है वो हमें सॉल्व करके दिखाना है। तो पहले प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करके कैसे होगा वो बता देते, क्योंकि अभी तक तो हम लोग वही सीख रहे हैं, और अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे तब वो कैसे होगा तो वो हम पहले एक एग्जाम्पल से समझा देंगे, फिर उसका क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर बोला है 1 अप्रैल 2018 शुभ्रा लिमिटेड परचेज ए मशीन फॉर 12 लाख। तो 1 अप्रैल को 12 लाख से एक मशीन परचेज किया गया है। ऑन अक्टूबर 1 2020 ए पार्ट ऑफ द मशीन, इस मशीन का एक पार्ट परचेज ऑन April 1 80,000 वॉज सोल्ड फॉर 45,000। मतलब बोल रहा है कि इनके पास 1 अप्रैल को ये बैलेंस है, ठीक है, खरीदा है, हाँ खरीदा है बोला है, परचेज अ मशीन फॉर 12 लाख, एक मशीन 12 लाख का खरीदा गया। October 1 20 में क्या हुआ है, इस मशीन का एक पार्ट जिसका वैल्यू है 80,000 वो 45,000 में बेच दिया गया। एंड ए न्यू मशीन एट ए कॉस्ट ऑफ 1,58,000 वॉज परचेज, और एक नया मशीन लिया गया उसी डेट पे 1,58,000 का और इंस्टॉल करवा दिया गया सेम डेट पे। कंपनी वॉज एडॉप्टेड द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग 10% पर एनम डिप्रिसिएशन ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। हमें बोला है सो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 to 21, मतलब 31 मार्च है तो हमारा जो है वो फाइनेंशियल ईयर है, तो 1920 2021 इस तरीके से होगा। एज्यूमिंग दैट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। तो अभी तो हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करके ही सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पहले वही कर लेते हैं। तो पहले वर्किंग नोट वगैरह ये सब तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। 1 अप्रैल 18 को परचेज हुआ है 12 लाख का एसेट, मशीन है। 1 अक्टूबर 20 को उसका एक पार्ट सेल हो गया है। 1 अक्टूबर 20, तो ये वाला ईयर कब तक चलेगा, क्योंकि 31 मार्च तक चलेगा, ईयर एंड 31 मार्च तक है, तो 19 हम लोग को कब तक का अकाउंट बनाने बोला है, 19 से लेके 21 तक, तो उतना सारा हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया 19 20 और ये हो जाएगा 21। तो October 1 2020 को इसका एक पोर्शन बेच दिया गया जो 80,000 में खरीदा गया था। October 1 2020 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, एंड वाले जगह पे यहाँ पर आएगा 1 अक्टूबर 20, क्योंकि 31 मार्च 20 यहाँ पर खत्म हो रहा है तो मार्च के बाद ही अक्टूबर आता है, तो मतलब जो थर्ड ईयर है वहां पर हो रहा है, वहां पर बेचा गया है 1 अप्रैल में जो 80,000 से लिया गया था। तो इसका एक पोर्शन जिसका कॉस्ट है 80,000 वो इस डेट पे सेल कर दिया गया है, कितने से, यहाँ पर बोला है 45,000। और इसी डेट को एक मशीन और परचेज किया गया 1,58,000, और उसी दिन इंस्टॉल भी किया गया, बट इंस्टॉलेशन का कुछ दिया नहीं है हमें प्राइस, तो फिर हम लोग ऐसे ही रखेंगे। और डिप्रिसिएशन लगाना है 10% WDV मेथड से, डिप्रिसिएशन लगेगा 10% WDV से, ठीक है। तो हम लोग पहले वर्किंग नोट बना लेंगे जो कि हमारे दोनों पैटर्न में ही काम आएगा, चाहे हम लोग प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करें या ना करें। तो सबसे पहले 1/4/18 को लिखेंगे, यहाँ पर परचेज हुआ है तो कॉस्ट या परचेज जो भी लिख सकते हैं। अब हम लोग दो, यहाँ पर 12 लाख का जो मशीन है इसमें एक 80,000 का मशीन जो बिक गया है, तो पहले ही हमें ये दोनों चीज को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि ये 80,000 हमारे साथ पूरे 3 साल तक नहीं रह रहा है, जितना डेटा हमारे पास अवेलेबल है 3 साल तक का, तो इसमें से 80,000 हमारे पास आगे जाके बिक जाएगा, तो बिकने वाले मशीन में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो निकालना पड़ेगा। तो हम लोग 80,000 का एक अलग कैलकुलेशन करेंगे और बाकी जो बचा हुआ वैल्यू रहेगा एसेट का उसका अलग कैलकुलेशन करेंगे। बाकी बचा हुआ वैल्यू मतलब 12 लाख माइनस 80,000 करने से जितना आएगा, तो हम लोग दोनों को बाइफरकेट कर लेंगे। तो ये जो 12 लाख है माइनस 80,000, तो 11,20,000, इसको हम लोग अलग कर लेंगे। तो है वही 12 लाख ही, लेकिन हम लोगों ने इन दोनों को कर लिया अलग अलग, ताकि हम लोग ये 80,000 क्योंकि आगे जाके अलग हो जाएगा, सेल हो जाएगा, तो हमें ये पता चल जाए कि इस पे प्रॉफिट या लॉस कितना है। तो दोनों पोर्शन को हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया।
अब इसके बाद क्या होगा, पहला तो ये टास्क होना चाहिए। अब हम लोग ऐसे जा रहे टाइमलाइन लेके, तो यहाँ 31 मार्च को हम लोग का सबसे पहले डिप्रिशिएशन लगेगा, दोनों ही जगह पे लगेगा। तो 31 मार्च 19 में डिप्रिशिएशन लगाएंगे, डिप्रिशिएशन लगेगा। तो कितना डिप्रिशिएशन लगेगा, 10% WDV, ठीक है। तो हम सिर्फ मंथ लिख देते, कैलकुलेशन का प्रोसेस बार बार और नहीं लिखेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन किया मैंने सभी में लिख के दिखा दिया। तो ये दोनों ही केसेस में हमारा 12 मंथ्स, ये पूरा ही मशीन पे हमारे पास 12 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगेगा। तो हम सिर्फ मंथ को रिकॉर्ड करते, क्योंकि कभी भी रिवाइज करने से मंथ का गड़बड़ हो सकता है कि कैलकुलेशन करते वक्त प्रॉब्लम हो, बाकी मेथड तो सेम होगा। तो इस पे हम लोग लगा लेंगे 10%, और 12 मंथ्स मतलब 12/12, तो इसमें हो जाएगा 1,12,000 और इसमें हो जाएगा 8,000। तो यहाँ पर बचा हुआ वैल्यू हो जाएगा 72,000 और ये हो जाएगा -11,20,000। तो 10,08,000 ये कब का वैल्यू हो गया, 1419 का, 1419 का ये वैल्यू होगा। अच्छा, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। हम लोग फिर ऐसे जा रहे बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, सीधा 31 मार्च 20 को जाके फिर से डिप्रिशिएशन लग जाएगा। तो यहाँ पर फिर से डिप्रिशिएशन लगेगा 31 मार्च 20 डिप्रिशिएशन, और अभी भी 12 मंथ्स का लगेगा। यहाँ पर भी वही 31 मार्च 20 में डिप्रिशिएशन लगेगा 12 मंथ्स का। तो क्योंकि WDV मेथड है तो बचे हुए वैल्यू पे लगेगा। तो 72,000 पे 10% होता है 7200, और इस पे 10% हो जाएगा 1,008,000। इतना हो जाएगा। अब बैलेंस निकाल लेते हैं। $9,07,200। तो 1,420 का वैल्यू, और 72,000 -7,200, तो 64,800 1,420 का वैल्यू होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये हम वर्किंग नोट 1 के अंदर ही ये दोनों को करेंगे। ये 12 ब्लैक का रीड है। अच्छा, अब यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ से चल रहे हैं। अब ये 11020 को दिखा, यहाँ पर कुछ दिख रहा है, एक पीले कलर से एक ब्लू कलर से। तो ब्लू कलर से दिख रहा है कि परचेज हुआ है, पीले कलर से दिख रहा है ये 80,000 वाला बिक गया। तो 80,000 वाला अगर बिक गया तो यहाँ तक का इसका डिप्रिशिएशन हमें पहले चार्ज करना पड़ेगा। तो कब बिका है, 1 अक्टूबर को। तो अप टू 1 अक्टूबर तक हमें डिप्रिशिएशन दिखाना पड़ेगा। तो अप टू 1 अक्टूबर तक कितना होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। क्योंकि 1 अक्टूबर है तो सितंबर तक काउंटिंग होगा, तो 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगेगा। तो क्योंकि WDV मेथड है तो 64,800 पे 10% इंटू 6/12, 6 मंथ्स का लगेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3240। बचा हुआ वैल्यू 64,800, 61,560। अब सेल करेंगे, सेल प्रोसीड्स। अब ये सेल कितने में हुआ है, 45,000 में सेल हुआ है, तो लॉस है 16,560 का लॉस है। और ये क्लोज कर देंगे क्योंकि ये एसेट हमारे साथ आगे और नहीं रह रहा। और इसी डेट पे हम लोगों ने एक परचेस भी किया है 1,58,000 का एसेट, तो उसको हम वर्किंग नोट 2 दे देते हैं। 11020 में परचेज किया हम लोगों ने 1,58,000 का एसेट। तो यहाँ तक हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया है। इसके बाद आगे जाएंगे तो सिर्फ डिप्रिशिएशन लगेगा वो सारे एसेट्स पे जो हमारे पास पड़े हुए हैं। तो एक तो ये वर्किंग नोट 2 का मशीन पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है। तो ये 1,420 तक का डेटा हमारे पास है। इसके बाद डिप्रिशिएशन लगेगा, मतलब ये जो मशीन है 12 ब्लैक में से जो मशीन हमारे पास 80,000 तो वो तो चला गया, बाकी बचा हुआ पोर्शन तो है उसका, तो बेचा है या कुछ हुआ है कुछ नहीं बोला है, तो ये हमारे साथ आगे है। तो 31 मार्च 2021 में डिप्रिशिएशन लगेगा पूरे 12 मंथ्स का। तो 9,07200 पे 10%,
90,720. तो 8,16,480. 8,16,480. और इस पे भी डिप्रिशिएशन लगेगा 31 मार्च 2021 तक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स का लगेगा। तो 1,58,000 पे 10% 6 मंथ्स के लिए, मतलब अगर हम लोग 5% लगाएंगे तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। तो 7,900 माइनस 1,58,000, 1,50,000। ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 2। अब हम लोग को इसका एक ही अकाउंट बनाने के लिए बोला है, मशीन अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, यहाँ वर्किंग नोट नंबर 3 बना के ऐसे लिख सकते हैं कि डिप्रिशिएशन ऑन 31 मार्च 2019 को कितना हुआ, ताकि हम लोग पूरे डेटा में एक साथ जो है लिख सकते हैं। 31 मार्च 2019 को 80,000 प्लस 1,12,000, तो ये देख के हम लोग वर्किंग नोट से वहां पर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 8,000 और 1,12,000, ये हो जाएगा 1,20,000। डिप्रिशिएशन ऑन 31 March 2020, 7,200 और 1,008,000, 1,08,000 इतना हो जाएगा। और डिप्रिशिएशन ऑन 31 March 2021, अच्छा इसमें 90,720 प्लस 7,009, 90,720 प्लस 7,009, तो 98,620। जब हम लोग मशीन अकाउंट बना लेते हैं, तो सबसे पहले परचेस होगा 1,418 को। तो 1,418 को परचेस होगा टू बैंक। परचेस हमें एक साथ 12 लाख ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अलग किया है हम लोगों ने ताकि हमें आंसर मिल जाए उस पर्पस के लिए। बाकी एसेट का वैल्यू 12 लाख है, वो हमें क्वेश्चन खुद बताया है। और इस 12 लाख के एसेट पे जो डिप्रिशिएशन लगा 31 March 2019 को, वो हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से वर्किंग नोट 3 जो मैंने बनाया इससे लिख सकते हैं। देखते हैं, दोनों का टोटल किया हुआ है 1,20,000। अब बैलेंस निकाल लेंगे बाई बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लेते, चाहे तो ऐड करके भी लिख सकते, तब लिखना पड़ेगा कि वर्किंग नोट नंबर 1 से मिला है, एक ही बात है, जैसा चाहे कर सकते हैं। 12 लाख माइनस 1,00,000, 10,80,000। क्या ये हम लोग वर्किंग नोट से भी निकाल सकते थे? हाँ, ये वाला और ये वाला ऐड करने से उतना ही आ जाए, क्योंकि पहले 2 साल तो हमारे पास ये 12 लाख वाला मशीन ही था, एकदम एंड में जाके एक मशीन खरीदा है। अब इसको ब्रॉट डाउन करेंगे 1,419 में, टू बैलेंस बीटी 10,80,000। 31 March 2020 में डिप्रिशिएशन लगेगा बाई डिप्रिशिएशन वर्किंग नोट नंबर 3 टोटल कर रखा है मैंने 1,08,000 बाई बैलेंस सीडी, $10,80,000 minus 1,08,000, 9,72,000। अच्छा, फिर से ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा 1,420 टू बैलेंस
BD 9,72,000। और इस ईयर में हम लोगों ने यहाँ यहाँ पहुंच गए हम लोग। अब यहाँ पर 110 में दो ट्रांजैक्शन होगा, एक सेल और एक परचेज का। तो 110 में जो परचेज का है वो लिख लेते हैं, टू बैंक परचेज 1,58,000। और जो सेल हुआ उसका रिकॉर्डिंग करेंगे। तो जो सेल हुआ उसका पहले अप टू दैट टाइम तक डिप्रिशिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसको हम लोग लिखेंगे, जो मशीन बिक रहा है उसका, मशीन सोल्ड। वर्किंग नोट नंबर 1 से मिल जाएगा यहाँ पर। 7 ये रहा, 3240। अच्छा, अब बाई बैंक सेल प्रोसीड 45,000 में बिका। हाँ, और लॉस है 16,560। ये वर्किंग नोट 1 से। अच्छा, इसके बाद 31 मार्च 2021 आ जाएगा, डिप्रिशिएशन लगाना पड़ेगा। डिप्रिशिएशन 31 मार्च 2021 का डिप्रिशिएशन है 98,620, वर्किंग नोट 3 से। बाई बैलेंस शीट 11,30,000 -3240 -45,000 -16,560 -98,620। तो 9,66,580 ये हम लोग का बैलेंस है। तुम लोग चाहे तो बैलेंसिंग फिगर करके भी बैलेंस को निकाल सकते हैं, या फिर चाहे तो वर्किंग नोट लिख के भी कहाँ से मिला है वो भी हम लोग दिखा सकते हैं, कितने नंबर वर्किंग नोट से मिला है। एक ही बात है, ये बैलेंस बच रहा है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों का टोटल करने से उतना ही आना चाहिए जितना अभी हम लोग का है, क्योंकि ये दो मशीनें हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये माइनस करके हम लोग चेक कर सकते हैं। ये माइनस कर दिया इससे, और बचा हुआ बैलेंस इतना दिखना चाहिए 816480, मतलब सही हुआ है हम लोग का। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैंने दो क्वेश्चन को करके दिखा दिया। जैसा ठीक लगे वैसा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, इसमें टाइम थोड़ा कम लगेगा, लेकिन हर एक मशीन को अलग अलग लिखने पे और अलग अलग बैलेंस वगैरह लिखने से टाइम ज्यादा जाता है। बाकी जैसा जो कंफर्टेबल है वैसे कर सकते हैं। अब हम लोग प्रोविजन वाला मेथड जो है वो सीख लेते हैं, फिर इसी क्वेश्चन को हमें प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन मेथड से करके देखना है। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट जब मेंटेन होता है, तो प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन होने का मतलब कि डिप्रिशिएशन को हम लोग एसेट पे चार्ज नहीं करके इस अकाउंट पे करते हैं। तो हम समझाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। परचेज फिक्स्ड एसेट फॉर ₹1 लाख, depreciation at the rate of 10% per annum on SLM for 2 year। तो ये जस्ट मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को दोनों मेथड से ही करके देखेंगे। अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन हुआ तो क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं, नो प्रोविजन अकाउंट मेंटेन, नो प्रोविजन अकाउंट मेंटेन्ड, और यहाँ पर लिखेंगे प्रोविजन अकाउंट मेंटेन। तो फर्क क्या होगा?
तो पहले हम ये वाला समझाते हैं, नो प्रोविजन अकाउंट मेंटेन। तो सबसे पहले परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट हुआ है, तो फर्स्ट एंट्री हम लोग का ऐसे हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश जो भी लिखे 1 लाख। फिर ईयर एंड आने पे डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेप्रिसिएशन पूरे साल भर का ही लगा देते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख पे 10%, 10,000 टू फिक्स्ड एसेट। ये मैंने स्टार्टिंग में भी, चैप्टर के स्टार्टिंग में भी दिखा दिया था क्या एंट्री होता है। अब ये डेप्रिसिएशन पीएल में चार्ज हो जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, तो ये एंट्री होता है। अच्छा, जैसे ही फर्स्ट ईयर खत्म हुआ तो इसके बाद बनना चाहिए हम लोग का बैलेंस शीट, ठीक है। तो इसके बाद जो बैलेंस शीट बनेगा तो ये देखने में कैसे होगा, तो बैलेंस शीट जब बनेगा तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट दिखाएंगे हम लोग 1 लाख का, और उस पे डिप्रिसिएशन दिखा देंगे 10,000 का। तो फिक्स्ड एसेट का बुक वैल्यू दिखेगा यहाँ पर 90,000 का, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू ऑफ एसेट। बुक वैल्यू ऑफ एसेट, बुक में जो वैल्यू दिख रहा है, यानी कि जो हमारे बैलेंस शीट में दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर क्योंकि मैंने 2 साल का दिखाया तो सेकेंड ईयर में कैसे हो जाएगा, सेकेंड ईयर में भी हम लोग का सेम तरीके से दिखेगा। तो हम बताते हैं सेकेंड ईयर में कैसे हो जाएगा। फिर से डिप्रिशिएशन और पीएल में चार्ज होगा। तो जब हम लोग का सेकेंड ईयर आएगा, वो फर्स्ट ईयर का एंट्री हो गया, तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगा डिप्रिशिएशन टू फिक्स्ड एसेट। क्योंकि एसएलएम मेथड मैंने रखा है तो 10,000 ही होगा, और ये पीएल में चला जाएगा, पीएल टू डिप्रिशिएशन। अब बैलेंस शीट बनेगा तो कैसे देखने में लगेगा, फिक्स्ड एसेट 90,000 का था, लेस डिप्रिशिएशन, मतलब बुक वैल्यू 90,000 हो गया था, तो 10,000, तो अभी ये दिखेगा 80,000। ये होगा जब हम लोग किसी भी तरीके का प्रोविजन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ये हमें पता है, लेकिन अगर प्रोविजन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, जो कि मैंने अभी तक नहीं सिखाया है, ये पहले बार आया है, बाकी अगर स्कूल वगैरह में किया है, कॉलेज में किया है, तो करना तो चाहिए, होता है वहां पे। तो यहाँ पर दिखाते हैं, सबसे पहले एसेट जब हम लोग खरीद रहे हैं तो एंट्री हम लोग का सेम होगा, उसमें तो कोई फर्क नहीं है, बस डिप्रिशिएशन में फर्क है। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर। फिर डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन, अब यहाँ से फर्क देखने को मिलेगा, एंट्री हो जाएगा डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट। अब ये मेथड हमें ये बोल रहा है कि डिप्रिशिएशन अमाउंट कोई चेंज नहीं होगा, बट इसका डिप्रिशिएशन कहाँ चार्ज होगा, एसेट में चार्ज नहीं करके इसे एक पर्टिकुलर अकाउंट बना के वहां ट्रांसफर करना है। तो वो पर्टिकुलर अकाउंट का ही नाम है प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन अकाउंट। या फिर हम लोग इसको एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन, यहाँ फर्क क्या हो गया, एसेट में नहीं चार्ज करके यहाँ डिप्रिशिएशन चार्ज किया, तो क्या हम लोग एसेट में डिप्रिशिएशन नहीं दिखाएंगे, एसेट का वैल्यू कम नहीं करेंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन अभी देखो कि इस मेथड में फर्क क्या होगा, ठीक है। पहले पूरा लिखवा लेते हैं एटलीस्ट 1 ईयर, तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या ये पीएल में क्लोज होगा, तो होगा, ये भी एक्सपेंसेस है तो पीएल में तो क्लोज होना ही चाहिए। तो एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री इस केस में सेम ही रहेगा, पीएल डेबिट टू डिप्रिशिएशन 10,000। अब जब बैलेंस शीट बनेगा तो वो बैलेंस शीट देखने में कैसा होगा, यहाँ फिक्स्ड एसेट लिखा जाएगा 1 लाख का, ठीक है। और यहाँ पर इधर दिखाएंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन 10,000, ठीक है।
क्या इधर नहीं दिखा सकते? हाँ, इधर भी दिखा सकते हैं, इधर भी दिखा सकते हैं, इधर भी दिखा सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकता है। मतलब या तो इधर दिखा सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन 10,000, ठीक है, ये चलेगा, या फिर ये दोनों में से कोई एक हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 90,000 ही दिखेगा, तो बात तो एक ही हो गया, बस यहाँ डिप्रिशिएशन है या प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन है। और अगर इधर लिखेंगे तो लाइबिलिटी साइड में लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन एकदम सेम नहीं है, अभी सेकेंड ईयर में फर्क और भी पता चलेगा। तो सेकेंड ईयर लिखते हैं। सेकेंड ईयर में सबसे पहले डिप्रिशिएशन चार्ज होगा, तो डिप्रिशिएशन का एंट्री क्या होगा? वही डिप्रिशिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, क्योंकि यहाँ पर एसिड पे चार्ज नहीं कर रहे हैं हम लोग। सेकेंड में हो जाएगा पीएल टू डिप्रिशिएशन। अब बैलेंस शीट कैसे दिखेगा? तो बैलेंस शीट ऐसे दिखेगा। अगर हम लोग इधर फिक्स्ड एसेट लिख रहे हैं, तो अब हमें फिक्स्ड एसेट को कैसे लिखना है? ये 90,000 पे नहीं लिखना है, फिक्स्ड एसेट हमें 1 लाख ही दिखाना है। और यहाँ पर लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन या एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन। कितना लिखेंगे? अभी तक टोटल जितना डिप्रिशिएशन हम लोगों ने चार्ज किया, पहले साल 10,000, इस साल 10,000, ठीक है, तो 20,000। तो यहाँ पर वैल्यू कितना दिखेगा? 80,000। तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि मेथड चेंज होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर हम लोग इस मेथड से कर रहे हैं तो हमारे डिप्रिशिएशन में कोई चेंजेस नहीं आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर ये मेथड क्यों होता है, ये पहले समझो कि ये मेथड क्यों होता है। तो इस मेथड में बैलेंस शीट की तरफ अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर ना हमें एसेट का क्या दिख रहा है? बुक वैल्यू दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एसेट का क्या दिख रहा है? कॉस्ट दिख रहा है, जिसपे एसेट परचेज हुआ था, ठीक है। यहाँ डिप्रिशिएशन कितने सालों का दिख रहा है? ईयर 1 प्लस ईयर 2, इसीलिए इसका दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन। लेकिन यहाँ पर सिर्फ करंट ईयर का दिखता है, ईयर 2 का दिखता है। यहाँ पर ईयर 1 का डिप्रिशिएशन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट दिख रहा था। तो ये फर्क होता है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का एसेट का जो कॉस्ट है, एसेट हमेशा कॉस्ट में दिखे, और डिप्रिशिएशन को हम लोग ऐड कर करके दिखाना चाहते हैं कि डिप्रिशिएशन हम लोग दिखाएंगे जैसे बाकी मेथड्स में होते हैं वैसे ही दिखाएंगे, लेकिन इसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग होगा। क्या होगा ना, एसेट हमेशा अपने कॉस्ट वैल्यू को रिफ्लेक्ट करेगा। तो जितना बार हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे इस मेथड से, ठीक है, हर बार हमारा कॉस्ट में ही दिखेगा एसेट, और जितना डिप्रिशिएशन हो रहा है, जितना साल जा रहा है, जैसे यहाँ 2 साल है, 2 साल का 5 साल हो जाएगा, 5 साल का, उस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। तो ये मेनली फर्क होता है। इसके अलावा अगर एसिड बिक जाता है तो इस मेथड में उसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो बताते हैं। अच्छा, और अगर हम लोग इस डेटा को इधर लिखते हैं, ये भी एक क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं लाइबिलिटी साइड, जबकि प्रेजेंटेशन मेनली ऐसे ही होना चाहिए, लाइबिलिटी साइड आजकल कम ही यूज होता है, तो ये वाला ही ज्यादा चल रहा है, ठीक है। मतलब ये एक्चुअली रूल्स है कि इधर, जैसे कि तुम लोग देखते हो कि परचेज से क्या करते हैं, परचेज रिटर्न लेस करके दिखाते हो, बाई साइड में लिखोगे तो भी तो सेम आंसर आएगा, बट एक प्रेजेंटेशन बता दिया जाता है कि ये प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, ये सब जो है ये सब वगैरह में बता दिया जाता है कि कैसे करके हमें प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो हम लोग वैसे ही दिखाते हैं। तो अगर हम लोग लाइबिलिटी साइड लिखते हैं, हो सकता है किसी क्वेश्चन में दिखा दे, तो हम बोल रहे हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन हम लोग फिर कितना लिखेंगे? तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10,000 प्लस 10,000, ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट हमेशा जोड़ जाड़ के, अब मतलब एसेट जब से यूज हुआ तब से लेके अभी तक का डिप्रिशिएशन, तो 20,000, और इधर 1 लाख, तब ये वाला हम लोग नहीं दिखाएंगे। तो भी हम लोग का एसेट का वैल्यू इधर 1 लाख और इधर अब तक 20,000 डिप्रिशिएशन लग चुका है, यानी 80,000 का एसेट का वैल्यू दिखेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट के साथ होता है। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन करने का एक ही रीजन है कि अगर हम लोग एसेट का ट्रू कॉस्ट को हमेशा बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं और डिप्रिशिएशन जो भी लगा है उसको अलग से दिखाना चाहते हैं, तो हम लोग ये मेथड जो है फॉलो करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग का इस तरीके से सेल हो गया, हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे थे और अगर हम लोग का एसेट बिक गया, तो क्या ट्रीटमेंट होता है? इसमें नहीं दिखा रहे क्या ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट तो अभी हम लोग करते हुए आ रहे हैं कि कैसे करके होगा, ठीक है, वो एसेट अकाउंट में ही हो जाता है। इसमें क्या होगा? इसमें हम लोग एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करते हैं, या फिर कभी कभी नहीं भी करते हैं, तो दोनों तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम लोग कर लेंगे। तो अगर हम लोग एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो फिर कैसे एंट्री करते हैं? जब हम लोग का कोई एसेट बिक जाएगा, तो एसेट चला जाएगा, तो एंट्री हो जाएगा
टू एसेट, ठीक है, और एसेट डिस्पोजल डेबिट हो जाए। और एसेट चला गया, ठीक है, जैसे हम लोग मशीन चला गया तो क्या लिखते हैं, मशीन को क्रेडिट कर देते हैं, कोई भी एसेट चला गया तो एसेट को क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है, और एसेट डिस्पोजल को डेबिट करेंगे। फिर जो पैसा रिसीव होगा बेचने पे, अगर पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अगर लॉस हुआ तो पीएल डेबिट हो जाएगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो पीएल क्रेडिट हो जाएगा। दो चीज एक साथ नहीं हो सकता, कोई भी एक होगा। और टू हो जाएगा एसेट डिस्पोजल। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल डेबिट तो एसेट करते हैं, क्योंकि वो उसी अकाउंट में दिखा देते हैं। पहले हम लोग एसेट को एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिर जब सेल होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल डेबिट टू एसेट डिस्पोजल करेंगे, क्योंकि टू एसेट नहीं कर सकते। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो एंट्री किया तो बैंक डेबिट, पीएल डेबिट टू मशीन किया ना, एसेट मशीन था, लेकिन यहाँ पर हम लोग बैंक डेबिट, पीएल डेबिट टू मशीन नहीं, टू मशीन डिस्पोजल करेंगे, क्योंकि पहले जो मशीन डिस्पोज होगा उसे हम लोग डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, इस तरीके से होगा। और बाई चांस अगर हम लोग डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो क्या होगा, अगर हम लोग डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो उसमें हम लोग मशीन अकाउंट में ही इसे दिखा देते हैं, ठीक है। तब फिर ऐसे डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन नहीं अगर करते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं, इफ नो एसेट disposal account is maintained, तब क्या होगा, तब जैसे नॉर्मल एंट्री होता है वैसे हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो नॉर्मल जैसे होता है वैसे हम लोग इसमें मेंटेन करेंगे। तो अभी देखते हैं ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें कैसे करने के लिए बोला है। इसमें हमें बोला है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करके दिखाना है। हमें यहाँ पर नहीं बोला है कि एसेट डिस्पोजल यूज करना है कि नहीं करना है, एसेट तो बिका है, क्योंकि अभी तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया, तो हम लोग इस क्वेश्चन का एसेट डिस्पोजल यूज करके ही कर देंगे, ठीक है। और अगर हमें क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल देता है कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट मत मेंटेन करो या फिर सिर्फ ये और ये अकाउंट मेंटेन करो, तब हम लोग वैसे करेंगे। हमें बोला है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करो, तो हम लोग एसेट डिस्पोजल के साथ ही करेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसे करके होगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक मशीन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट होगा, फिर मशीन डिस्पोजल होगा, क्योंकि क्वेश्चन पहले से पढ़ा हुआ है तो मशीन डिस्पोजल हुआ है तो बिका है, इसलिए हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा, अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन जब भी लगेगा हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज करेंगे और एसेट को हमेशा अपने कॉस्ट में दिखाएंगे। तो फिर से यहाँ पर आ जाते हैं ये क्वेश्चन में। तो हमारा ये क्वेश्चन में क्या था, ये टाइमलाइन के साथ देखेंगे। 1418 में हम लोगों ने एसेट परचेस किया है 12 लाख का, तो इसका एंट्री कर देते हैं यहाँ पर। एंट्री एसेट परचेस का सेम होगा जैसे होता है, तो 1418 में हम लोग लिखेंगे टू बैंक परचेज बोल के 12 लाख। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सीधा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 31 मार्च 19 को। तो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा, तो पहले एंट्री याद करना है। डेप्रिसिएशन का एंट्री हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या लिखना पड़ेगा, बाय डेप्रिसिएशन, क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। और वर्किंग नोट नंबर 3 से हमें डेटा मिल जाएगा जो कि था शायद 1,20,000, क्योंकि 12 लाख पे 10% होगा ना, अगर हम लोग इकट्ठा करते हैं तो यहाँ पर दिख भी रहा है 1,20,000 डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके बाद ये साल के अकाउंट को हमें क्लोज करना है। तो कैसे क्लोज करेंगे, मशीन अकाउंट को कैसे क्लोज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 31 मार्च 19 और लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी कि हमारे पास 12 लाख का मशीन है। तो हमें यही तो चाहिए था। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड में क्या होता है कि एसेट हमेशा अपना ट्रू कॉस्ट दिखाता है। तो एसेट 12 लाख का खरीदा था तो एसेट मेरा 12 लाख का ही यहाँ पर दिखना चाहिए।
और उस पे लगने वाला डिप्रिशिएशन दूसरे जगह मेंटेन हो रहा है। तो ये हो गया। अब इसको अगर हम लोग क्लोज करेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू बैलेंस सीडी। ये अकाउंट को हम लोग क्लोज कर रहे हैं, टू बैलेंस सीडी 1,20,000। ये वाला हम लोग का क्लोज हो गया डिप्रिशिएशन। अब ब्रॉट डाउन कर लेंगे ये जो है इसको 1,419 में बाई बैलेंस बीडी 1,20,000, और ये भी ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1,419 में टू बैलेंस बीडी 12 लाख। तो ये ट्रू कॉस्ट दिख रहा है हमारे पास 12 लाख है। अच्छा 12 लाख का एसेट है जिसपे अब तक 1,20,000 का डिप्रिशिएशन लगा है। फिर से नेक्स्ट ईयर आया तो उसमें भी सिर्फ डिप्रिशिएशन ही चार्ज करना है 31 मार्च 20 तक का। तो 31 मार्च 20 में फिर से डिप्रिशिएशन का एंट्री हो जाएगा, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन में लिखेंगे बाई डिप्रिशिएशन, तो 31 मार्च 20 में लिखना पड़ेगा बाई डिप्रिशिएशन। और अमाउंट हो जाएगा हम लोग का वर्किंग नोट 3 से देखते हैं, यहाँ बना हुआ है 1,08,000। तो यहाँ पर लिख देंगे 1,08,000। ठीक है। अब इसको क्लोज करेंगे तो पहले 1,20,000 का डिप्रिशिएशन हुआ था, अब हुआ है 1,08,000, तो 2,28,000 का हुआ है। तो हमें तो टोटल में ही डिप्रिशिएशन चाहिए ना, इस मेथड में तो यही होता है। अभी मैंने यहाँ जो दिखाया तो वही दिखाया ना, 10,000 10,000 20,000। तो वैसे यहाँ पर जितना अमाउंट था उतना लिखा मैंने। अब यहाँ पर हो जाएगा, क्लोज करेंगे 31 मार्च 20 में क्लोज करेंगे टू बैलेंस सीडी बोलते। तो अभी तक 12 लाख के एसेट पे 2,28,000 रुपीज का डिप्रिशिएशन लग चुका है। तो अभी एसेट का वैल्यू कितना है अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। 12 लाख का मशीन है, ठीक है, उस पे लग चुका है 2,28,000 का डिप्रिशिएशन। तो अभी एसेट का वैल्यू 9,72 है। ये हम लोग यहाँ से भी मैच कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम लोगों ने सेकेंड ईयर में देखा तो 9,72 ही आएगा। ठीक है, आंसर दोनों प्रोसेस से सेम आएगा, बस करने का तरीका जैसा है तो हमें उस हिसाब से चलना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट ये वाला भी तो क्लोज करना पड़ेगा, ये जो मशीन अकाउंट है। तो इसको कैसे क्लोज करेंगे, जितना एसेट है एसेट के वैल्यू के साथ क्लोज कर देंगे कि हमारे पास 12 लाख का एसेट है, तो बाई बैलेंस सीडी 12 है। फिर ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1,420 को टू बैलेंस बीडी बोल के 12 लाख। और ये वाला भी ब्रॉट डाउन हो जाएगा इधर 1,420 बाई बैलेंस बीडी 2,28,000। अब नेक्स्ट ईयर में एक एसेट बिका है और एक एसेट खरीदा गया है। तो जो परचेज हुआ है दोनों ही जो सेल हुआ है 11020 को हुआ है, तो 11020 को परचेज हुआ है। तो यहाँ पर लिखते हैं 11020 परचेज होने से हो जाएगा टू बैंक 1,58,000 का परचेज हुआ है। अच्छा, और एक एसेट बिका भी है, इसी डेट पे एक एसेट बिका भी है। तो जो एसेट बिका है वो 80,000 वाला पहले जो एसेट था वो बिका है। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पर एंट्री कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग टाइम लाइन में जाते हैं तो मैंने ये परचेज का एंट्री लिख डाला। अब हम लोग सेल वाला लिखेंगे 11020 में। 11020 में एसेट बिका है, तो एसेट बिकने से एंट्री क्या होगा इस मेथड में, मैंने बोला यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट। अगर हम लोग एसेट डिस्पोजल यूज करें तो बैंक डेबिट पीएल डेबिट टू एसिड डिस्पोजल। यहाँ पर एसिड डिस्पोजल का नाम है मशीनरी डिस्पोजल, तो टू मशीनरी डिस्पोजल। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक सेल प्रोसीड, क्योंकि इसमें क्रॉस पोस्टिंग होगा ना, टू मशीनरी डिस्पोजल था। यहाँ पर क्या एंट्री था सब, अच्छा पहले तो ये करना पड़ेगा एसिड डिस्पोजल टू एसिड। तो यहाँ पर हो जाएगा एसिड डिस्पोजल टू एसिड यानी टू मशीनरी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू मशीनरी 11020 में हो जाएगा पहले टू मशीनरी
ठीक है, अब कितने रुपए का मशीनरी हमारा बिक जा रहा है, तो वो तो मशीनरी अकाउंट हमें बताएगा। तो मशीनरी अकाउंट में दिख रहा है कि 12 लाख में से कोई एक एसेट बिक रहा है जिसका कॉस्ट है 80,000, तो हमें 80,000 ही लिखना पड़ेगा। क्यों? हमें इसको कॉस्ट में ही दिखाना है क्योंकि इसका क्रॉस पोस्टिंग होगा मशीन अकाउंट में। तो हमारे पास अभी टोटल कितने का एसेट बन रहा है, 12 लाख और 1,58,000, लेकिन इतना थोड़ी ना रहेगा क्योंकि 80,000 वाला एसेट तो बिक जा रहा है। तो ये हो रहा है हम लोग का 13,58,000, लेकिन इतने का एसेट नहीं बचेगा क्योंकि हम लोग का 11020 में 80,000 का एसेट चला जा रहा है। तो 12 लाख में से 80,000 माइनस करने का मतलब ऑपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा। इसका एंट्री क्या हो जाएगा फिर, मशीन मशीनरी डिस्पोजल। ठीक है, इसीलिए मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में हमें ये दिखाना पड़ेगा 80,000 से, क्योंकि 80,000 नहीं लिखेंगे तो मशीन अकाउंट में उसका क्रॉस पोस्टिंग कैसे करेंगे, क्योंकि मशीन अकाउंट में तो सारा चीज कॉस्ट में दिखता है। तो जब एसेट खरीद रहे हैं तो हम लोग कॉस्ट में दिखा रहे हैं कि हमारे पास 12 लाख का हम लोगों ने एसेट खरीदा, पहले साल भी 12 लाख वाला एसेट पड़ा हुआ था, फिर 12 लाख वाला एसेट पड़ा हुआ था, फिर 12 लाख वाले एसेट में से 80,000 का एसेट चला गया, तो कॉस्ट में से कॉस्ट ही डिडक्ट होना चाहिए। तो ये जो एंट्री है यहाँ पर चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, ये एंट्री हमेशा हमारे कॉस्ट में होना चाहिए, जो कॉस्ट से खरीदा गया। ठीक है, फिर बेच रहे हैं तो बैंक डेबिट, पीएल डेबिट टू एसेट डिस्पोजल जो भी होगा, तो बाई बैंक, ठीक है, बाई पीएल, और यहाँ पर डेट देना चाहिए था मुझे 11020, तो बाई बैंक, बाई पीएल, लॉस ऑन सेल। तो ये सब हम लोगों ने पहले ही बना रखा है, तो वहां से देख के लिख लेंगे, ये क्वेश्चन पहले किया है। तो 3240 डेप्रिसिएशन, सेल प्रोसीड्स 45,000, 16,560 लॉस, तो 16,560 लॉस, 45,000 का सेल प्रोसीड्स। ठीक है, अब ये क्लोज करने से ये और तो कहीं क्रॉस पोस्टिंग होगा नहीं क्योंकि हमारे पास ना तो बैंक अकाउंट है ना तो पीएल है, तो ये अकाउंट आराम से क्लोज हो जाएगा, इसमें और कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस अकाउंट का समरी ये है कि हमारे पास एक 80,000 का मशीन था जो हम लोगों ने 45,000 में बेच दिया, जिसमें हमारा 16,560 का लॉस हुआ। ठीक है, लेकिन ये अकाउंट हमारा टैली होना चाहिए, इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं आना चाहिए। अब ये टैली क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ठीक है हम लोगों ने एसेट को बेच दिया, बेच के 80,000 के एसेट को 45,000 में बेचा, 16,560 का लॉस हुआ, तो बाकी अमाउंट कहाँ गया, तो बाकी अमाउंट मतलब डिप्रिशिएशन की, हम लोगों ने इस एसेट पे कितना डिप्रिशिएशन चार्ज किया है। तो एक्चुअली ये प्रोविजन के मशीन पे डिप्रिशिएशन लगा हुआ है, वो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 11020 में बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन में हमें क्या लिखना है, अब तक इस मशीन पे जितना भी डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ है वो हमें टोटल करके लिख देना है। तो कितना चार्ज हुआ है ये यहाँ पर दिखेगा, 8,000, 7,200 और 3,240, ये इतना चार्ज हुआ है, 8,000, 7,200 और 3,240। तो ये लिख लेते हैं, 8,000, 7,200 और 3,240, तो टोटल कितना डिप्रिशिएशन हो जाएगा, 7,200 और 3,240। तो 18,440 का हम लोगों ने एसेट को यूज किया। तो इसका समरी हो गया, कितने का एसेट था 80,000 का, उसमें से हम लोगों ने कितने का एसेट यूज कर लिया 18,440 अब तक जब बेच रहे हैं, तो वैल्यू बचा 61,560, लेकिन हम लोगों ने उसको बेचा कितने में, 45,000 में बिका, तो लॉस कितना हो गया 16,560। तो ये अकाउंट का समरी ये होता है, कितने का एसेट कितना यूज किया, कितने में बेचा, प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, और यहाँ कॉस्ट में इसीलिए होता है क्योंकि फिर हम लोग वहां रिवर्स एंट्री डाल के उसे एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे ना, इस वजह से होता है। तो यह मशीनरी डिस्पोजल हो गया। अब यहाँ पर इस अकाउंट को हम लोग आराम से क्लोज कर सकते हैं 31 मार्च 21 को ये लिख के कि हमारे पास अभी जो मशीन पड़ा हुआ है उसका कॉस्ट कितना है। तो कितने का मशीन पड़ा हुआ है, तो देखो ये बिना बैलेंस किए हम बता सकते हैं यहाँ पर हम लोग का आंसर कितना आएगा। तो हमारे पास कितने का मशीन पड़ा हुआ है, एक तो हम लोग के पास ये वाला मशीन पड़ा हुआ है 11,20,000 और ये 1,58,000। तो देखो टोटल करके कॉस्ट के हिसाब से हमें देखना होता है ना, तो 11,20,000 और 1,58,000 ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा 12,78,000। तो हमारे पास अभी 12,78,000 का मशीन पड़ा हुआ है। क्या ये बैलेंस करने से भी उतना आएगा, आना ही चाहिए, अगर नहीं आएगा तो गलत हुआ। 12,78,000 का हमारे पास मशीन पड़ा हुआ है, टोटल करके देख लो 13,58,000 माइनस
80,000। तो फिर हमारे पास 12,78,000 का मशीन पड़ा हुआ, एक वो 11,20,000 और एक जो नया वाला 1,58,000 का खरीदा। अब इस अकाउंट को हमें क्लोज करना है। तो अब तक हम लोगों ने टोटल 2,28,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज किया था सेकेंड ईयर के एंड तक, ठीक है। अब ये थर्ड ईयर में आके क्या हुआ, थर्ड ईयर में आके कुछ एसिड बिक गया, तो यहाँ पर उसका डिप्रिसिएशन हम लोगों ने दिखाया 18,440, तो इसका क्रॉस पोस्टिंग होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 110,20 में हम लोग लिखेंगे बाई मशीन, सॉरी टू साइड है तो टू मशीन डिस्पोजल, टू मशीन डिस्पोजल। अब इसका मतलब ये हो गया, बताते हैं, 18,440 टोटल डिप्रिशिएशन है उस 80,000 वाले मशीन का। तो 80,000 वाले मशीन का और 11,20,000 मिला के तो 2,28,000 का डिप्रिशिएशन हुआ है ना। ये पूरे 12 लाख का मशीन का डिप्रिशिएशन है 2 साल का। उसमें से 80,000 वाला मशीन बिक गया जिसपे डिप्रिशिएशन था 18,440। तो जो हम लोग टोटल करके डिप्रिशिएशन लिख रहे हैं उससे इतना डिप्रिशिएशन आउट हो जाएगा, क्योंकि वो एसेट अब हमारे साथ नहीं है, ताकि हम लोगों के पास जो डिप्रिशिएशन का टोटल दिखे वो सिर्फ उसी एसेट का दिखे जो एसेट हमारे साथ अब है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग 110,20 में यहाँ डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे जो एसेट सोल्ड हो गया उसका, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग क्या करते हैं, डिप्रिशिएशन ही ना लिखते हैं। वर्किंग नोट यहाँ पर कितना नंबर आ जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 1 आ जाएगा। कौन से वाले एसेट का लिख रहे हैं, जो एसेट बिक गया उसका, तो वो है 3240, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ 110,20 को, और एक बार डिप्रिशिएशन चार्ज होगा 31 मार्च 21 को। तो ये वर्किंग नोट 3 से मिल जाएगा, जो ओल्ड और पुराने वाले मशीन का टोटल डिप्रिशिएशन, जो कि हम लोग का ये 98,620, तो 98,620, ठीक है। तो यहाँ पर 31 मार्च 21 को बैलेंस दिखेगा, तो कितना हो जाएगा, 2,28,000 प्लस 3,240 प्लस 98,620, तो 3,29,860 माइनस 18,440, 3,11,420। तो ये हमारे पास वो एसेट का डिप्रिशिएशन बचा हुआ है जो एसेट अभी हमारे साथ है। अगर हम लोग यहाँ पर इस मेथड में देखें तो हमें क्लियरली दिखेगा कि हमारे पास डिप्रिशिएशन, अगर हम लोग देखें तो कितना हो रहा है डिप्रिशिएशन अभी जो बचा हुआ है। तो जो एसेट हमारे पास बचा हुआ है उसका डिप्रिशिएशन, तो हमारे पास ये एसेट बचा हुआ है, तो टोटल डिप्रिशिएशन दिख रहा है एक्यूमुलेटेड वैल्यू। तो ये तीनों का टोटल और इसका टोटल करने से वही अमाउंट आएगा जो अभी मैंने बैलेंसिंग फिगर करके लिखा है, ये 3,11,420। तो हम इसे माइनस कर करके दिखाते हैं। अगर माइनस करने के बाद 0 आ गया तो फिर सेम हुआ है आंसर, -90,720 और -7,900, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया कि हमारे पास प्रोविजन अकाउंट में हमेशा एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन दिखता है। एक्यूमुलेट मतलब टोटल, अब जो एसेट बचेगा उसी का दिखेगा। तो जो लास्ट ईयर, जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में हमारे पास कौन से एसेट बचे हुए हैं, ये वाला एसेट और ये वाला एसेट बचा हुआ है। तो थर्ड ईयर में हमारा डिप्रिशिएशन ये सारे एसेट्स का शुरुआत से लेके अभी तक, थर्ड ईयर तक, मतलब जब से खरीदा गया तब से लेके थर्ड ईयर तक जितना डिप्रिशिएशन है उतना ही दिखेगा, तो टोटल वही दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या मेंटेन करना है, एसेट का हमेशा कॉस्ट वैल्यू मेंटेन करना है। तो देखो 12 लाख का एसेट खरीदा गया, लगातार 2 साल था हमारे साथ, फिर थर्ड ईयर में हम लोगों ने एक एसेट खरीदा, इसमें से 80,000 का एसेट गया तो बचा हुआ है इतना। प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट हमें क्या बोल रहा है, जो एसेट हम लोगों ने खरीदा है उसका टोटल डिप्रिशिएशन पहले साल 1,20,000, उसके बाद उस पे और एक 1,08,000 लगा तो टोटल 2,28,000, फिर उस पे 3,240 उसमें से कुछ बिक गया उस पे लगा, और जो बचा हुआ है उस पे करेंटली डिप्रिशिएशन लगा 98,620, तो टोटल डिप्रिशिएशन 3,29,860 होना चाहिए। बट 18,440 लेस हो जाएगा क्योंकि 80,000 का एसेट जिसपे अब तक खरीदने से लेकर अब तक 18,440 का डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ था वो हमारे साथ और आगे नहीं चल रहा है, तो वो लेस हो गया, बचा हुआ ये दिख रहा है। और मशीन डिस्पोजल क्या बोलेगा, कितने का एसेट कितना यूज किया, कितने में बिका और कितना प्रॉफिट या लॉस है, ये हमें बताना पड़ेगा। तो ये प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन मेथड होता है इस तरीके से। अच्छा,
यहाँ इलास्ट्रेशन 9 दिया है, ठीक है। इलास्ट्रेशन 9 में हम लोग को बोला है प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 18 to 21 और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो ये इलास्ट्रेशन 9 में हमें डिस्पोजल अकाउंट बना के करने के लिए बोला है क्वेश्चन। ये बड़ा है, काफी बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, बस कैलकुलेशन करके रख देते, पोस्टिंग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो अभी कैलकुलेशन करके रखते हैं। इलास्ट्रेशन 9 है, इलास्ट्रेशन। तो बोला है कि फर्म परचेज सेकेंड हैंड मशीन ऑन 1 Jan 2018 फॉर 3 लाख। तो एक एक करके लिख लेते हैं। 1 Jan 2018 में परचेज हुआ है 3 लाख रुपीज से। अच्छा, फिर बोला है सब्सिक्वेंट विच 60,000 and 40,000 वेर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन। तो सेकेंड हैंड मशीन खरीदा है, बट उसे रेडी टू यूज करने के लिए हमें 60 और 40,000 का खर्चा करना पड़ेगा। तो रिपेयर एंड एक्सपेंसेस है 60,000 और 40,000। तो ये सब मिलाने के बाद एसेट बन जाता है 4 लाख का। एसेट 4 लाख का बन गया है। और 1 जुलाई 2019 another machine purchased for 2,60,000। 2,60,000 का परचेस हुआ है। फिर बोल रहा है 1 जुलाई 2020 में फर्स्ट मशीन हैविंग बिकम आउटडेटेड एंड वाज ऑक्शन फॉर 3,20,000। तो 1 जुलाई 2020 में फर्स्ट मशीन जो खरीदा गया था ये वाला बेच दिया गया है। कितने में बेचा गया है? बेच दिया गया है, ऑक्शन हुआ है 3,20,000। फिर उसके बाद बोला है अनदर मशीन वाज परचेज फॉर 2,50,000 ऑन द सेम डेट। इसी डेट में एक दूसरा मशीन परचेज भी हुआ है 2,50,000 का। 1 July 2021 second machine was also sold up and it fetched 2,30,000। तो 1 July 2021 को, तो 1 July 2021 को ये सेकेंड वाला मशीन सेल हो गया है 2,30,000 पे, ये बोला है। अच्छा, फिर बोल रहा है डिप्रिशिएशन 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब SLM मेथड पे 31 दिसंबर को लगता है, ईयर एंड होता है। तो ये वाला ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2018 को। फिर ये वाला ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2019 को। फिर ये वाला ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2020 को। और ये वाला ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2021 को। ऐसे हो जाएगा। तो इसका जस्ट अभी हम वर्किंग बना लेते हैं, बाकी सारा पोस्टिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो 1/1/18 को परचेज हुआ है 4 लाख का एसेट। अच्छा, तो इसके बाद यहाँ पर तो और कुछ परचेज नहीं हुआ है। 31 दिसंबर 2018 को लगेगा डेप्रिशिएशन। अच्छा, कितना करके डेप्रिशिएशन होगा? डेप्रिशिएशन 12 मंथ्स का होगा। यहाँ पर SLM बोला था, डेप्रिशिएशन 10% पर एनम SLM बोला था। तो पहला ये तो पूरा 12 मंथ्स दिख रहा है, Jan to December, तो 12 मंथ्स का, तो 10% होने से 40,000। तो वैल्यू बच जाएगा यहाँ पर 3,60,000। ये हम मशीन 1 नाम दे देते हैं। फिर उसके बाद 3,60,000। अब उसके बाद यहाँ पर परचेज हुआ है इस डेट पे एक मशीन, तो M2 लिख देते हैं। 1 जुलाई नेक्स्ट ईयर में 1 जुलाई में ट्रांजैक्शन हुआ। 1 जुलाई 2019 में परचेज हुआ है 2,60,000 का मशीन।
अब दिसंबर तक क्या होगा, हमारे पास दो मशीन है, पहले मशीन 1 अब मशीन 2, दोनों पे डिप्रिशिएशन चार्ज कर देते हैं। तो 31 दिसंबर 19 डिप्रिशिएशन ये हो जाएगा हम लोग का 6 मंथ्स का, क्योंकि जुलाई से लेके दिसंबर तक, तो 6 मंथ्स यानी 5% करने से ही होगा, तो 2,60,000 पे 5%। तो ये बन रहा है हम लोग का 13,000 माइनस 2,60,000, तो 2,47,000, और इस पे लगेगा 31 दिसंबर 19 का डेप्रिशिएशन, ये 12 मंथ्स का ही होगा, तो 40,000 ही होगा, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोला है, तो फिर हमारा मतलब एसएलएम यानी 4 लाख पे ही लगेगा 40,000, तो ये बन जाएगा 3,20,000। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सेकेंड ईयर हम लोग का हो गया। थर्ड ईयर में जब जा रहे हैं तो 1 जुलाई में दो चीज हुआ है, एक तो परचेज हुआ है तो उसको हम मशीन 3 नाम दे देंगे, और एक सेल हुआ है, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 जुलाई 20 में परचेज हुआ है 2 लाख का मशीन, और सेल हुआ है कौन सा वाला, ये 4 लाख वाला, ठीक है। तो 4 लाख वाला सेल हो जाएगा, तो 1 जुलाई तक इस पे डिप्रिशिएशन लगेगा, 1 जुलाई 20 तक डेप्रिशिएशन। तो दिसंबर के बाद जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, ये 6 मंथ्स का लगेगा, तो 40,000 12 मंथ्स का है, तो 6 मंथ्स का 20,000 हो जाएगा। चाहो तो कैलकुलेटर पे देख सकते हो, बट मैंने ये शॉर्टकट तरीके से बता दिया कि 40,000 12 मंथ्स का है, तो 6 मंथ्स का 3 लाख हो जाएगा, या फिर 4 लाख पे 10% इंटू 6/12 करके देख सकते हैं। अब कितने में सेल हुआ है, 3,20,000, तो इसमें प्रॉफिट हुआ है 20,000 का, तो 20,000 का हो गया है प्रॉफिट। और यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया हम लोग का, ये व्हाइट वाले कलर से जो ट्रांजैक्शन लिखा था, और इसके बाद ये ग्रीन वाले कलर से ये मशीन खरीदा, तो मशीन 1 हमारे पास से आउट हो गया। अब हमारे पास मशीन 2 और मशीन 3 आ गया, तो मशीन 2 पे तो पूरे साल भर का डिप्रिशिएशन लगेगा, 31 दिसंबर 20 तक का डिप्रिशिएशन 12 मंथ्स का, तो 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो 2,60,000 पे 10% यानी 26,000 हो जाएगा, बचा हुआ वैल्यू हो जाएगा 2,21,000, और ये वाला हो जाएगा 31 दिसंबर 21 को डिप्रिशिएशन, ये 6 मंथ्स का लगेगा, तो 5% यानी ये हो जाएगा हम लोग का, ये 2,50,000 12,500, तो माइनस करने से आ जाएगा 2,50,000 इंटू 5%, 12,500 माइनस 2,50,000, 2,37,500, ये गलत है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर डिप्रिशिएशन लग गया, ये 20 तक का लगा, ये गलती से मैंने 20 तक का डिप्रिशिएशन हो गया। अब इसके बाद फिर से यहाँ पर फर्स्ट 1,721 में एक एसेट बिकेगा, ये 2,60,000 वाला, और एक परचेज होगा, तो 1,721 में ये वाला एसेट बिक जाएगा, तो इस पे डिप्रिशिएशन लगेगा अप टू 1,721 तक का, तो ये भी 6 मंथ्स का हो रहा है दिसंबर के बाद से, तो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा 13,000, क्योंकि पूरे साल भर का 26,000, तो 3 0, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2,08,000, तो सेल कितने में हुआ है, 2,30,000 में सेल हुआ, ये वाला 2,30,000, तो 2,30,000 में सेल हुआ है, तो इसमें भी प्रॉफिट हुआ है, 12,000 की 22,000, 2,30,000 माइनस 2,08,000, 22,000 का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, अब ये वाला भी एसेट हमारे पास से चला गया, अब हमारे पास पड़ा हुआ है मशीन 3 और एक मशीन 4 आ जाएगा, जो हम लोगों ने अच्छा नहीं, इस डेट पे तो हम लोगों ने और कोई मशीन परचेज नहीं किया था, बस हम लोग के पास एक ही मशीन पड़ा हुआ है, जो कि है मशीन 3, ठीक है, तो इस पे डिप्रिशिएशन लग जाएगा 31 दिसंबर 21 तक डिप्रिशिएशन 12 मंथ्स का लगेगा, तो 2,50,000 पे 10% 25,000,
तो ये माइनस करने से 500 202 2 लाख 2000 2,37,500 minus 25,000 2,12,500 2,12,500 जो एसेट बचा हुआ है उस पे ये डेप्रिसिएशन है। बस दो एसेट चला गया, बस एक ही एसेट बचेगा क्योंकि ये पहला वाला यहाँ बिक गया, दूसरा वाला यहाँ बिक गया, बस ये 2,50,000 वाला एसेट हमारे साथ रह गया। अब इस पूरा डेटा तो हम लोगों ने कर ही लिया, अब हमें मशीन अकाउंट बनाना है और डिस्पोजल अकाउंट बना के दिखाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं बोला है कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ मशीन और मशीन डिस्पोजल बोला है, तो फिर हम ये बता देंगे कि कैसे करके होगा, करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमें स्पेसिफिकली दो ही अकाउंट बोला है तो वो दो ही दिखाएंगे। और यहाँ पर हम लोग ना फिर डिप्रिशिएशन को मशीन अकाउंट में ही दिखा देंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन करो। डिस्पोजल हम लोग ऐसे भी चाहे तो मेंटेन कर सकते हैं कि जो एसेट बिका है उसको हम लोग अलग से ही दिखाएंगे ऐसा सोच के। तो ऐसा नहीं कि प्रोविजन में डिस्पोजल मेंटेन होता, डिस्पोजल हम लोग चाहे तो ऐसे भी मेंटेन करके देख सकते हैं। तो ये हो गया। और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 है, वो प्रोविजन वाला है, तो वो वाला हम होमवर्क देते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 और ये वाला, ये दोनों प्रोविजन का है, तो ये दोनों होने से प्रोविजन कंप्लीट होगा, उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही